नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट यानी संसद। दोस्तों, यह पॉलिटी सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे प्रायः सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट्स को देखेंगे, तो इसे ध्यान से समझना है। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शामिल किया है, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संसद के अंग को देख लेते हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा को केंद्र सरकार विधायी अंग कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कानून है वो यही बनाती है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, लोकसभा सदस्य चूंकि भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए जो लोकसभा सदस्य हैं या जो लोकसभा में सदस्य बैठते हैं वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधान परिषद सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन वह संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही यह कानून बन पाता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है। यह लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि अन्य विधि की तरह प्रभावी होता है। दोस्तों, संसद का सत्र सालों भर चालू नहीं रहता है, लेकिन जब संसद का सत्र न चल रहा हो और उस समय किसी अर्जेंसी के कारण अगर कोई कानून की आवश्यकता होती है, तो संविधान के 123 अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कि अन्य कानून की तरह ही प्रभावी होते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है वह पद्धति ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य हैं जो राज्यों से हैं, 4 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं तथा 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सीमा 552 है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। परंतु दोस्तों, 104वां जो संविधान संशोधन है, जो कि वर्ष 2019 में आया, उसके तहत जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 लोग मनोनीत करने का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह संख्या 552 वह घट करके अब 550 हो गई है और यह संख्या जो 545 है यह घट करके अब 543 हो गई है। वर्तमान में संसदीय क्षेत्रों का जो परिसीमन या निर्धारण है वह 2021 की जनगणना के आधार पर किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की जो पदावधि या कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। लोकसभा एक अस्थायी संस्था है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आम चुनाव के बाद होने वाली जो पहली बैठक है उससे 5 वर्ष के बाद लोकसभा स्वतः विघटित हो जाता है। राष्ट्रपति के पास इसे 5 वर्ष से पहले किसी भी समय विघटित करने का अधिकार है, जिसे कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी यह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संसद के सदस्यों की निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति जबकि लोकसभा में अध्यक्ष करता है। इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता।
यदि संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो इसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि राज्यसभा में बैठक की अध्यक्षता सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक यानी मई 2021 तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन न होकर वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य को ही चुना जाता है, तो इसीलिए यहाँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन न होकर के यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति सामान्य स्थिति में मत नहीं देते हैं, परंतु जब मत की बराबरी की स्थिति हो तब वह मतदान कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत राज्यसभा के सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के सदस्य में से ही किसी एक को चुना जाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा के जो सभापति हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के नियमों के तहत सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री होता है। संसद के सत्र को विघटित करने, आहूत करने, अवसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में अविश्वास पारित कर मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। नए विधान बनाने या संविधान संशोधन की सर्वोच्च संस्था संसद है, लेकिन संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है तथा संविधान में वर्णित मूलभूत प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाने पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं करती। राज्यसभा में जो बजट का मूल स्ट्रक्चर होता है उस पर चर्चा होती है, लेकिन जो ग्रांट्स होते हैं, जो अनुदान होती है, अनुदान की मांग सही है या उसमें और घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, इस पर जो मतदान होता है वो लोकसभा में होता है, वह राज्यसभा में नहीं होता है। 2 विषयों में राज्यसभा के पास विशेष शक्ति होती है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। पहला तो राज्य सूची के संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति, और दूसरा नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति। जब कोई राज्य सूची के सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार को कानून बनाना होता है तो उस समय राज्यसभा को ही उसे उस विशेष महत्व का दर्शाना पड़ता है, तो इस संबंध में राज्यसभा के पास ये विशेष शक्ति है। संसदीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न संसदीय समिति का गठन किया जाता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति इत्यादि। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता, और इस समिति का कार्य सीएजी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और जो 30 सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते। इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित जो अनुमान की जांच करना है तथा लोक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देना है ताकि बजट इफेक्टिव हो। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। संसद की किसी सदस्य को
संसद की कार्यवाही प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल सिविल मामलों के लिए है, आपराधिक मामलों में यह अनुपालन नहीं किया जाता। लोकसभा में 80 सीट एवं राज्यसभा में 31 सीट के साथ उत्तर प्रदेश है जिसके पास की सबसे ज्यादा सीटें हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान यानी मई 21 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव व्यय में अधिकतम सीमा, चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा वो है 77 लाख 77 लाख। वहीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है वह है 30.8 लाख। शून्यकाल जीरो आवर भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय जो है वह है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो राष्ट्रीय महत्व अथवा गंभीर प्रकृति के प्रश्न हैं वह सरकार से पूछ सकते हैं। झारखंड में लोकसभा के लिए 14 एवं राज्यसभा के लिए 6 सीटें आवंटित हैं, जबकि बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सीटें आवंटित हैं। सामान्यतः लोकसभा बैठक का पहला घंटा जो होता है वह प्रश्नों के लिए होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के मुख्यतः प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना प्रश्न और चौथा गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न। पहले तारांकित प्रश्न को देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देते हैं एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिल पाता है। तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न सामान्यतः 15 दिनों की पूर्व सूचना पर अध्यक्ष या स्पीकर की सहमति से पूछा जाता है। यद्यपि सदस्य की सहूलियत के लिए अध्यक्ष इस समय सीमा में छूट दे सकता है। अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न निर्धारित समयावधि जो कि 15 दिनों की होती है उससे कम अवधि के पूर्व सूचना पर पूछा जा सकता है। निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, किंतु किसी विधेयक या संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन प्रश्नों के लिए कोई विशेष समयावधि निर्धारित नहीं है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो तारांकित या अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में अपनाया जाता है। अब बारी है दोस्तों एमसीक्यूज की। तो हम लोगों ने संसद के संबंध में सारे कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग उसी कंसेप्ट का अप्लाई करके और आने वाले जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1/6 वैध मतों का जब उसे 1/6 भी प्राप्त ना हो तब वह जमानत खो देता है। तो यहाँ ऑप्शन 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, तो पहले तो यह 552 था, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया, लेकिन चूंकि जो 104वां संविधान संशोधन आया जिसके तहत जनवरी 2020 से जो 2 एंग्लो इंडियन का ये था, जिसे कि एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उन्हें अब मनोनीत करने का ये खत्म हो गया है। तो इसीलिए यह 552 - 2 यह हो गया 550। तो 550 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए होगा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या यहाँ 543 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी ये 545 था, 2 एंग्लो इंडियन घट के
या 543 हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो यह है 84 सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो यह है मध्य प्रदेश में। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो ऑब्वियस है राष्ट्रपति भंग करेंगे, और वो भंग करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह है वर्ष में 2 बार। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यह होता है 1/10। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने समय तक न रहे? तो यह अभी हमने चर्चा किया था कि 60 दिन तक अगर नहीं रहता है तो इस प्रकार यह 2 माह आंसर सही होगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश जो है 81 सदस्य को भेजता है लोकसभा में, ये सबसे ज्यादा है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951-52 में। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो यह है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर जो है वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और फिर लोकसभा सदस्य को ही स्पीकर बनाया जाता है, तो इसीलिए स्पीकर के रूप में ये सदस्य शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के जो बहुमत है, बहुमत से जो पारित प्रस्ताव है उससे लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? दोस्तों, जब पहली बार लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है तो उस समय तो लोकसभा अध्यक्ष चुने नहीं जाते, क्योंकि जब तक लोकसभा सदस्य शपथ नहीं लेंगे तब तक उन्हीं में से किन्हें चुना जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जिनका काम होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ ग्रहण के बाद जो बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? तो जब वोट बराबर बराबर होने की स्थिति हो। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? तो यह थी मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो 2 विषय हैं जिसमें कि राज्यसभा की विशेष शक्ति है। पहला कि राज्य सूची के सब्जेक्ट पर जब कानून बनाना हो, और दूसरा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य होते हैं 250, जिनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राज्य विधानसभाओं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके, जहां केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है उनके विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि राज्यसभा जो है वह स्थायी संस्था है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसे भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में टोटल 12 लोग को मनोनीत किया जाता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? राज्यसभा में पराजित हो जाने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 30 वर्ष। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है?
तो यह होता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। दोस्तों राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब राज्य विधानसभा है, और क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, जैसे बिहार, कर्नाटक, पहले जम्मू कश्मीर में भी था। तो जो इन राज्यों में जो है वो विधान परिषद को उच्च सदन और विधानमंडल को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं वो एज ए वोटर वो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और एज ए राज्य विधानसभा के सदस्य वो राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। संविधान में केंद्र राज्य समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? तो यह संसद बना सकता है। शून्यकाल किस देश की संसदीय व्यवस्था की देन है? तो यह है भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है 1 घंटा। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो यह है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो यह होता है प्रश्न उत्तर सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है? हाँ। धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है? नहीं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता, ये भी गलत। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो यह है 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो यह करेगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह हमेशा होती है साधारण विधेयक के संबंध में। दोस्तों अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। कोई सामान्य विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो यह दोनों में से किसी, या तो लोकसभा के पटल पर या राज्यसभा के पटल पर, किसी भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यह है संसद। संसद के अनुमोदन के बिना संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? दोस्तों यहाँ यह चीज समझना होगा कि संचित निधि से व्यय और संचित निधि से भारित व्यय, ये दोनों में काफी फर्क है। दोस्तों वैसा खर्च जिसके लिए हर साल ये वोटिंग किया जाता है और यह तय किया जाता है कि इतना खर्च इस मद में किया जाएगा, तो वह भारत की संचित निधि से व्यय है। और वैसा खर्च जिस पर कि मतदान नहीं किया जाता, वह जो कि किया जाना ही है, जिस पर कि मतदान नहीं किया जा सकता, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती, तो उन खर्चों को भारत की संचित निधि पर भारी व्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए उनके वेतन भत्ते हो गए, जो सीएजी हो गए उनके वेतन भत्ते हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते हो गए, तो ये सब हो जाते हैं संचित निधि पर भारित व्यय। इनको कटौती नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन भारित व्यय नहीं है? तो यह है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। दोस्तों आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, संसद की स्वीकृति उसमें बाद में ली जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो यह है अनुच्छेद 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो पहले 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यह भी खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन है उसके तहत खत्म कर दिया गया, तो अभी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के कोई निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना है। तो ये होगा। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन का अर्थ है कि विधेयक पर बहस बंद कर देना है, अब उस पर मतदान शुरू होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है वह है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यह प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है उसे भी लोकसभा अध्यक्ष ही मनोनीत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाया जाने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।